Assalamu alaikum guys, welcome back. Okay, so now we are gonna continue from where we left in the previous lecture. Okay, so now we are gonna start out with sound. Okay, so basically what is sound? Sound is actually also a form of wave, and it is actually a special type of wave called the longitudinal wave. And sound is a mechanical wave in nature, meaning it requires medium for propagation. Without medium it cannot propagate. ठीक है, mechanical उन waves को कहते हैं. Now what are longitudinal waves? Basically longitudinal waves are those in which the direction of vibration of the source is parallel to the propagation of wave. We've talked about this in the beginning slightly. तो basically अब यहाँ पर ज़रा एक quick recap हो गया. ठीक है कि sound wave, which is a typical longitudinal wave, is such a wave in which the vibration source vibrates in such a way that its vibrations are parallel to the propagation of the wave. And these longitudinal waves, instead of having troughs and instead of having crest, they contain compressions and rarefactions. ठीक है, compressions are those regions जिसमें particles काफ़ी करीब आ जाते हैं. ठीक है, particles come very close to one another, and this is the region of high density. ठीक है, हाई डेंसिटी का यही रीजन होता है क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा पार्टिकल्स होते हैं पर यूनिट वॉल्यूम. वेयरएज रेयरफैक्शन इज़ व्हेन पार्टिकल्स मूव फार अपार्ट फ्रॉम वन अनदर, एंड दिस इज़ अ लो डेंसिटी रीजन. ठीक है, लो डेंसिटी रीजन. मूविंग ऑन. अब चाहिए तो क्विक रिकैप तक है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स क्या होती हैं और साउंड वेव्स हैं क्या. अब मेन टॉपिक की तरफ आते हैं, स्पीड ऑफ साउंड. ओके, सो बेसिकली ये स्पीड ऑफ साउंड के आपके एक यही सिंध बोर्ड की बुक में लिखा हुआ है, ये यूनिट 8.16 हो. ये एक्चुअली काफ़ी इंपॉर्टेंट है. ठीक है, इसके पास पेपर में आपको वर्डिंग वाले MCQs ज़्यादातर मिलेंगे और न्यूमेरिकल्स भी मिलेंगे. ठीक है, तो अब इसको अच्छी तरह से डिस्कस कर लेते हैं. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. ओके, सो स्पीड ऑफ साउंड का एक फार्मूला सबसे पहले आइजैक न्यूटन ने दिया था. ठीक है, वो फार्मूला था कि स्पीड ऑफ साउंड इज़ इक्वल टू, दिस इज़ जस्ट अ जनरल फार्मूला. ठीक है, मैंने आपको डायरेक्टली जनरल फार्मूला दे दिया, मैं वो ऊपर से नहीं ला रहा क्योंकि वो इंपॉर्टेंट नहीं है. ठीक है, ये जनरल फार्मूला अब यहाँ से इंपॉर्टेंट है. स्पीड ऑफ अ साउंड इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ इलास्टिक प्रॉपर्टी डिवाइडेड बाय इनर्शियल प्रॉपर्टी. इलास्टिक प्रॉपर्टी बेसिकली बल्क्स मॉड्यूलस को कहते हैं, इनर्शियल प्रॉपर्टी कहते हैं डेंसिटी ऑफ दैट वेव. अच्छा, बल्क्स मॉड्यूलस क्या चीज़ है ये आपको बुक में मिल जाएगा ऊपर इसी डायग्राम के ऊपर. ठीक है, मैं उसमें नहीं जा रहा, वो एक फार्मूला है अलग से, इंपॉर्टेंट बिल्कुल भी नहीं है. ठीक है, आगे चलते हैं, लेकिन आप पढ़ लीजिएगा. ठीक है, समझ में आ जाएगा. लेकिन ये वाला फार्मूला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है, कि स्पीड ऑफ साउंड जो कि न्यूटन्स का जनरल फार्मूला था, अगर इफ़ यू आर आस्क्ड टू आइडेंटिफाई न्यूटन्स फार्मूला ऑफ स्पीड ऑफ साउंड, दिस इज़ द फार्मूला दैट यू हैव टू चूज़. ठीक है, मार्किंग MCQs में ये वाले फार्मूलाज गिवन होते हैं. ठीक है, दैट्स द बेस्ट आंसर. एंड दिस फार्मूला इज़ बेस्ड on the assumption that the propagation of sound through the air or the propagation of sound through medium is following Boyle's law. ठीक है, Boyle's law वहाँ पर applicable होता है. और Boyle's law applicable कब होता है? Boyle's law याद है ना, when pressure is inversely related to volume of any gas given that the temperature remains constant. ये था Boyle's law आपका. ठीक है, given that temperature remains constant. अच्छा, और यही बॉयल्स लॉ कब अप्लाई होता है? जब टेम्परेचर आपका क्या हो जाता है? कांस्टेंट. अच्छा, जब टेम्परेचर कांस्टेंट होता है उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? आइसोथर्मल प्रोसेस, राइट. सो दिस फार्मूला इज एक्चुअली ऑन द अजम्पशन दैट द स्पीड दैट द साउंड प्रोपगेशन थ्रू अ मीडियम इज़ एन आइसोथर्मल प्रोसेस, ऑल्दो इट्स नॉट. ठीक है, तो ये फार्मूला तो न्यूटन ने दिया था ये सोचते हुए कि हाँ ये एक आइसोथर्मल प्रोसेस था जिससे स्पीड ऑफ साउंड जो है वो जनरेट प्रोपगेट कर रही थी. बट फिर उसके बाद मिस्टर लैपलास आए यहाँ पर एंड ही करेक्टेड मिस्टर न्यूटन के देखें भाई आपका फार्मूला सारा सही है. ठीक है, इलास्टिक प्रॉपर्टी डिवाइड बाय इनर्शियल प्रॉपर्टी से आपका आंसर सही आ रहा होगा, लेकिन आपका फार्मूला इस अजम्पशन पे जो कि हर बार अप्लाई नहीं होता. ठीक है, क्योंकि एक्सपेरिमेंटली जब परफॉर्म किया गया तो स्पीड ऑफ साउंड जो है वो नहीं आ रही थी जो कि नोन थी यूजिंग दिस फार्मूला, बल्कि उससे थोड़ी सी डिफरेंट आ रही थी. मतलब 16% एरर था स्पीड ऑफ साउंड जो कि इस फार्मूला से कैलकुलेट हो रही थी वो, और जो एक्सपेरिमेंट से आ रही थी वो, उन दोनों के बीच में 16% का डिफरेंट था. अब आगे चलते हैं. लैपलास करेक्शन ने वो डिफरेंस ख़त्म कर लिया. बेसिकली लैपलास ने क्या किया? लैपलास ने कहा कि यार देखें आपका फार्मूला जो न्यूटन का है ये सही है, लेकिन वो सिर्फ इस अजम्पशन पर है कि प्रोपगेशन ऑफ साउंड वेव इज़ एन आइसोथर्मल प्रोसेस विच इज़ in reality not possible because propagation of sound waves is not isothermal due to the
compressions and rarefactions, the temperature changes, right? वॉल्यूम जब डेंसिटी बढ़ेगी या डेंसिटी कम होगी, बढ़ेगी कम होगी तो फिर टेम्परेचर चेंज होगा. बट इंस्टेड इट्स एन एडियाबैटिक प्रोसेस. ठीक है, एडियाबैटिक कौन सा प्रोसेस होता है भाई? लैप्लास ने कहा कि इट्स नॉट एन आइसोथर्मल प्रोसेस बट रादर इट्स एन एडियाबैटिक प्रोसेस. एडियाबैटिक उसे कहते हैं जिसमें एनर्जी कंटेंट जो है वो कांस्टेंट रहता है. ठीक है, एनर्जी कंटेंट ऑफ अ सिस्टम. अच्छा, ये बाय द वे एक बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आ गया है. ठीक है, ये इसको आप ज़रा ध्यान में रखिएगा कि न्यूटन्स फार्मूला किस अजम्पशन पे था कि बॉयल्स लॉ अप्लाई होगा नहीं होगा. अच्छा, या फिर उसके अलावा वो यू डायरेक्टली भी पूछ सकते हैं कि इट्स एन आइसोथर्मल प्रोसेस की अजम्पशन पे था या फिर एडियाबैटिक की अजम्पशन पे था. तो न्यूटन्स फार्मूला था आइसोथर्मल की अजम्पशन पे और लैप्लास करेक्शन एडियाबैटिक के अजम्पशन पे थी. ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ यहाँ से निकल आए. अब जब बॉयल्स लॉ अप्लाई होगा, प्रेशर इन्वर्सली रिलेटेड टू वॉल्यूम होगा, टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, आइसोथर्मल प्रोसेस होगा इन न्यूटन्स फार्मूला. तो ये जो इलास्टिक प्रॉपर्टी बल्क मॉडुलस जो है ना, दिस इज़ नथिंग बट द प्रेशर ऑफ द गैस एक्चुअली. ठीक है, जब ये सारी कंडीशंस होगी ना, तो अंडर दीज कंडीशंस दिस बल्क मॉडुलस इज़ एक्चुअली द प्रेशर ऑफ दैट गैस. ठीक है, अब ये प्रेशर कैसा है या वो डेरिवेशन आपको जाननी नहीं है. ठीक है, बस सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए कि अंडर दीज कंडीशंस ऑफ बॉयल्स लॉ, मीनिंग अंडर द कंडीशंस ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस, द बल्क मॉडुलस इज इक्वल टू द प्रेशर ऑफ दैट गैस. तो मैंने क्या किया, इलास्टिक प्रॉपर्टी जो कि बल्क मॉडुलस है, इसकी जगह मैंने क्या प्लग इन किया, प्रेशर. इनर्शियल प्रॉपर्टी जो कि डेंसिटी है, डेंसिटी लिखा रो. ठीक है, दिस सिंबल इज़ फॉर डेंसिटी. एंड लैप्लास करेक्शन के मुताबिक मैंने यहाँ पर एक करेक्शन का सिंबल ऐड कर दिया, गैमा. ठीक है, दिस इज़ बेसिकली लैप्लास कांस्टेंट. इसकी वैल्यू किसकी इक्वल होती है भाई? Cp डिवाइड बाई Cv. Cp क्या है भाई? स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर और स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम. इन दोनों का रेशो जो होता है वो 1.4 के इक्वल होता है. ये भी इंपॉर्टेंट है कि गैमा किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है. लैप्लास करेक्शन में लैप्लास का जो कांस्टेंट है वो किसके इक्वल है? वो Cp अपॉन Cv के इक्वल है. ठीक है, एंड इसकी वैल्यू कितनी होती है भाई? 1.4 होती है. ठीक है, अब गैमा यहाँ आ गया, प्रेशर यहाँ आ गया, डिवाइड बाई डेंसिटी आ गया. अच्छा, आपको पता है कि डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम ही होता है, राइट? तो डेंसिटी को मैं अगर रिप्लेस कर दूँ मोलर मास डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ दैट गैस, तो फिर मेरे पास बन जाता है, डेंसिटी को मैंने मोलर मास डिवाइड बाय वॉल्यूम कर दिया, मोलर मास ऑफ दैट गैस. अच्छा, मोलर मास में वर्ड यूज़ कर रहा हूँ. ठीक है, डेंसिटी इज़ मोलर मास ऑफ दैट गैस, क्योंकि क्वेश्चंस में अक्सर मोलर मास मतलब गैस का मास दिया होता है, वो उससे निकालना होता है आगे की तरफ. तो ठीक है, यहाँ पर डेंसिटी की जगह मैंने मोलर मास रख दिया और मोलर मास डिवाइड बाय वॉल्यूम था ना, वॉल्यूम नीचे था तो उसे ऊपर ले गया. प्रेशर इनटू वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय गैमा हो गया. अच्छा, प्रेशर इनटू वॉल्यूम, ये तो आइडियल गैस इक्वेशन बन गई, PV इक्वल्स nRT, राइट? अच्छा, n जो है ना हम अज्यूम करते हैं कि वो 1 है आइडियल गैसेस के लिए. ठीक है, अज्यूम कर रहे हैं क्योंकि कैलकुलेशन पर्पसेस से अज्यूम कर रहे हैं. तो PV को हम रिप्लेस कर सकते हैं nRT से, लेकिन n की वैल्यू क्या हो गई? 1, तो सिर्फ RT से रिप्लेस कर देंगे. तो ये बन जाएगा वेलोसिटी ऑफ sound or velocity speed of sound is actually equal to square root of gamma RT divided by m, where m represents the molar mass of the gas, T अच्छा, ये एक important point है guys. टेम्परेचर जो है ना ये केल्विन में होना बहुत बहुत ज़रूरी है. ठीक है, टेम्परेचर अगर आपने केल्विन में चेंज नहीं किया ना, केल्विन में चेंज करना आई होप आप सबको आता हो कि आप डिग्री सेल्सियस में जो भी टेम्परेचर है उसमें आप 273 में ऐड कर देंगे तो आपके पास टेम्परेचर आ गया केल्विन में. ठीक है, और बाय द वे केल्विन के साथ डिग्री का साइन नहीं लगता. ठीक है, आप ये बात भी नोट कर लें. और केल्विन इज़ अ कैपिटल के, नॉट अ स्मॉल के. स्मॉल के किलो के लिए होता है, दिस इज़ फॉर किलो. ओके, नाउ मूविंग ऑन. तो ये बेसिकली आपका ये टेम्परेचर आपका केल्विन में, आर गैस कांस्टेंट है वही 8.31 जूल्स पर मोल केल्विन, और ये गामा आपका वही लैप्लास करेक्शन है, मतलब लैप्लास कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू 1.4 होती है, और m जो है वो आपका मोलर गैस मोलर मास ऑफ द गैस है. ठीक है, तो इससे आपके पास स्पीड ऑफ साउंड हो जाएगी. अच्छा, अब यहाँ पर अगर आप इस फार्मूला में गौर करें तो ये स्पीड ऑफ साउंड जो है ये स्क्वायर रूट ऑफ गैमा RT अपॉन MR के इक्वल है, राइट? अब इसमें अगर देखें तो गैमा को एक कांस्टेंट है और R भी एक गैस कांस्टेंट है, और गिवन दैट अगर हम सेम बात गैस की बात करें तो दो डिफरेंट टेम्परेचर्स पे, तो मोलर मास भी उस गैस का कांस्टेंट है. तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि स्पीड ऑफ अ गैस is actually proportional to square root of the absolute temperature. अच्छा, बाय द वे मैंने absolute temperature की बात की है, मैंने सिर्फ टेम्परेचर की बात नहीं की, क्योंकि absolute temperature कौन सा टेम्परेचर होता है? It's a temperature given in Kelvin, the temperature measured in Kelvin. ठीक है, अब यहाँ पर जो भी डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है उसको हम लिख सकते हैं V1 अपॉन V2
विच इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ T1 अपॉन T2। रेशो मेथड लगा लिया हमने, ठीक है। तो ये एक फार्मूला बन गया आपके पास, एज लॉन्ग एज यू आर मेजरिंग इट फॉर द सेम गैस। तो ये फार्मूला आपने याद रखना है। और ये कब अप्लाई होगा भाई, जब आप सेम गैस के दो डिफरेंट टेम्परेचर्स पर वेलोसिटीज़ या स्पीड निकाल रहे हों। सेम गैस कैलकुलेटिंग स्पीड्स। फिर इसके बाद ये तो बात हो गई जब गैस सेम रहेगी। अच्छा, इसके अलावा आपने ये वाला फार्मूला भी याद रखना है, गैमा RT अपॉन M, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है, अगर गैस सेम नहीं रहती तो फिर आपने ये चेंज कर देना होगा। उसमें भी गैमा और R तो कांस्टेंट ही रहेंगे, सिर्फ M चेंज हो जाएगा और ये टेम्परेचर अपने साथ रहेगा, ठीक है। फिर इसके बाद आपने स्क्वायर रूट ऑफ गैमा टाइम्स प्रेशर डिवाइड बाय ये डेंसिटी, ये फार्मूला जो है ना, ये वर्डिंग के लिए याद रखना है। ये कैलकुलेशन में इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होगा, कैलकुलेशन में सिर्फ ये वाला फार्मूला यूज़ होता है। V1 अपॉन V2 इक्वल स्क्वायर रूट ऑफ T1 अपॉन T2, योर टेम्परेचर इज इन केल्विन। फिर हाँ, ये वाला फार्मूला भी इंपॉर्टेंट है, ये भी कैलकुलेशंस में आ जाता है, ठीक है। अगर आपसे मास के लिए पूछे कि दो डिफरेंट मासेस हैं, टेम्परेचर सेम है, R और ये तो वैसे ही सेम होते हैं, तो फिर आपके जहन में क्या आना चाहिए भाई, गैस के लिए दीज इक्वेशंस आर बेसिकली बेस्ड ओनली ऑन गैस, ठीक है। गैस के अलावा आप किसी और चीज़ पे लगाएंगे तो ये आपको सही आंसर नहीं देगा। अब सेम गैस की बात कर लेते हैं। फॉर इंस्टेंस हम गैस की बात कर लेते हैं 0 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है। हमें पता है कि जब 25 डिग्री सेल्सियस पर होते हैं तो 25 डिग्री सेल्सियस पर स्पीड ऑफ साउंड इन गैस या स्पीड ऑफ साउंड इन एयर कितनी होती है भाई, 340 के आसपास होती होगी, राइट। 340 के आसपास हम अज्यूम कर लेते हैं कि वही है, ठीक है, जस्ट अज्यूमिंग। तो ये बताएं 0 डिग्री सेल्सियस पर इसकी क्या स्पीड होगी। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो आपने ये वाला फार्मूला लगाना है। आपने डायरेक्ट रेशियो मेथड नहीं लगाना, गलत हो जाएगा, ये फार्मूला लगाना है, ठीक है। तो V1 अपॉन V2 इक्वल स्क्वायर रूट ऑफ T1 अपॉन T2। अच्छा, बाय द वे टेम्परेचर को आपने केल्विन में चेंज करना है। टेम्परेचर V1 आपको 340 दिया है, V2 आपने निकालना है, स्क्वायर रूट करें T1 अपॉन T2। अच्छा, T1 वही टेम्परेचर होगा जो कि 340 के कॉरस्पॉन्डिंग होगा, जो कि 25 है। 25 प्लस 273 298 बन जाता है केल्विन, डिवाइड बाय 0 डिग्री सेल्सियस मतलब 273 केल्विन। एंड नाउ यू रीअरेंज इट एंड यू विल गेट योर फाइनल आंसर। V2 is equals to 340 square root of 273 divided by 298, and this shall give you the final answer. ठीक है। सो इस टाइप की फार्मूला को इस तरह से यूज़ करेंगे, ठीक है। गिवन दैट द गैस रिमेन्स कांस्टेंट, आप सेम गैस को यूज़ कर रहे हैं, गिवन गैस इज कांस्टेंट। अच्छा, बाय द वे गैस कांस्टेंट ना भी हो ना, तो भी आप ये फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। Given that the gas is constant, and this actually sums up this discussion. And yeah, Laplace correction, Newton's law formula। अच्छा, न्यूटन्स फार्मूला आपने याद रखना है, ऑल्दो इतना इंपॉर्टेंट लग नहीं रहा लेकिन ये है इंपॉर्टेंट। फिर ये अजम्पशन और ये गलतियाँ भी याद रखनी है न्यूटन की, कि आइसोथर्मल था नहीं था और एडियाबैटिक था, ठीक है। एंड गैमा RT अपॉन M हो गया फाइनली फार्मूला, एंड देन यू गॉट योर आंसर्स क्लियर। यहाँ पर V1 अपॉन V2 स्क्वायर रूट ऑफ T1 अपॉन T2, where T is the temperature taken in Kelvin, एंड देन सॉल्व कर लिया एंड फाइनली आंसर आपका आ जाएगा यहाँ से ही, ठीक है, यहाँ से। एंड दैट्स एक्चुअली इट फॉर दिस पार्ट ऑफ द डिस्कशन। इसके बाद हम करेंगे म्यूजिकल साउंड एंड नॉइज़, ठीक है। थैंक यू सो मच।